नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौत जहां पर चल के सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर आज दिखने वाला है महागठबंधन का एक बड़ा रैला। बताएंगे आपको किन किन नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण भेजा है दोस्तों और किन किन को नहीं बुलाया गया है, इसके बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आज ही कांग्रेस पार्टी अपने 5 गारंटी का कर देगी ऐलान। बताएंगे आपको किस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं और लिंगायत समुदाय से कांग्रेस पार्टी को मिले बम्पर वोट के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे समाज को दिया है एक बड़ा तोहफा। बताएंगे आपको क्या कुछ है दोस्तों पूरा मामला और इसी के साथ में 2000 के नोट को लेकर आरबीआई की ओर से एक गाइडलाइंस जारी की गई है। बताएंगे आपको क्या कुछ कहा है आरबीआई ने 2000 के नोटों को लेकर। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ गए दोस्तों। बताएंगे कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी को मिली हार के बाद आरएसएस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है और राजस्थान में जाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले पर साध्वी प्राची को जयपुर की पुलिस ने 3 और लोगों के साथ में आरोपी बनाया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे को लेकर बैनर पोस्टर जारी किया गया है। बताएंगे कौन से थीम पर राहुल गांधी भाषण देने वाले हैं और इसी के साथ में ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा आदेश जारी किया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर आज विपक्ष का सबसे बड़ा महागठबंधन दिखाई देने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है। आज सिद्धरमैया 12:30 बजे के आसपास शपथ लेते दिखाई देंगे दोस्तों। उनके साथ उनके डिप्टी डीके शिव कुमार भी शपथ लेंगे और इस दौरान मंत्रिमंडल के बड़े बड़े नेता मंत्री के पद पर शपथ लेने वाले हैं दोस्तों। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को तो सबसे पहले फोन करके बुलाया जा चुका है। वहीं पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी बुलाया गया है। साथ साथ दोस्तों सीपीआई के महासचिव डी राजा और सीपीआई एम के महासचिव सीताराम येचुरी को बुलाया गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी आमंत्रण भेजा गया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को बुलाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में अभिनेता से नेता बने कमल हसन को भी बुलाया गया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिनको निमंत्रण नहीं दिया है वो नाम भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय है दोस्तों। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को नहीं बुलाया गया है क्योंकि सीपीआई एम पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी को बुलाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी का संघर्ष होता है केरला के अंदर, लेकिन बंगाल के अंदर दोनों पार्टी के बीच में अलायंस है और इसीलिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को नहीं बुलाकर कांग्रेस पार्टी मैसेज देना चाहती है। और इसी के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आमंत्रित लोगों में नहीं है दोस्तों, जो एक चौंकाने वाला मामला है। साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो बीजेपी के समर्थक है तो उनका नाम तो होना भी नहीं चाहिए था और है भी नहीं। वहीं पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का नाम भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मेहमानों की लिस्ट में नहीं जोड़ा है। यानी यहाँ भी एक बड़ा संदेश दिया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो तेलंगाना में होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी सीधी लड़ाई में जाने वाली है, यानी टीआरएस पार्टी के साथ फाइट करेगी, ना कि गठबंधन की कोई बात होगी। कुल मिलाकर दोस्तों रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और प्रियंका गांधी ने कर्नाटका के बाद अब तेलंगाना की जिम्मेदारी भी ले रखी है और यही बड़ा कारण है कि पार्टी ने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा है, यानी केसीआर को नहीं बुलाया गया है। केसीआर की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में मुकाबला करने जा रही है। साथ साथ दोस्तों लगभग 1:30 बजे के आसपास सिद्धरमैया अपने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाएंगे और 5 गारंटी को आज शाम से लागू कर दिया जाएगा। सिद्धरमैया इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और कैबिनेट के सारे फैसले के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। साथ साथ दोस्तों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिखाई देगी। वहीं पर कांटेरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 2 लाख लोगों के आने की बातें कही गई है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ साथ कर्नाटका के अंदर चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का अब अमेरिका का दौरा होने वाला है। राहुल गांधी इसी महीने के आखिरी में 10 दिनों के दौरे के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यहाँ वे तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 30 मई को सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के पोस्टर भी जारी हो गए हैं दोस्तों। इसमें लोगों से पहुंचने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि मोहब्बत की दुकान इवेंट इन बे एरिया, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र भारत के लिए हाथ मिलाइए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नाम से ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है दोस्तों। 28 तारीख को राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं और 29 से लेकर 30 तारीख तक उनका प्रवासी भारतीयों के साथ में कार्यक्रम होगा। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लेक्चर के कई सारे कार्यक्रम लगाए गए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से 10 दिन पहले राहुल गांधी का ये दौरा पूरे अमेरिका के अंदर एक अलग तरीके का माहौल बना सकता है दोस्तों। भारतीयों को देश के अंदर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए एकजुट
वोट किया जा सकता है। देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आते हैं राहुल गांधी की बातों को सुनने के लिए। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर कई जगह बैनर पोस्टर लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि इनकी मिली भगत है। अशोक गहलोत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों सचिन पायलट पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वह गजेंद्र सिंह शेखावत के कई करोड़ के घोटाले के बारे में एक भी टिप्पणी नहीं करते हैं। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। सवाल पूछा गया है कि सचिन पायलट की जुबान क्यों बंद है, अभी तक संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्यों सचिन पायलट ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अगर वो जांच करवाना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की मांग तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है उस पर क्यों नहीं मांग कर रहे, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में 60 गांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब सचिन पायलट के समर्थक विधायक सचिन पायलट के साथ कई होटल में पहुंचे थे तो दावा किया गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत से वो लगातार संपर्क में थे। कुल मिलाकर दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच में जो आपस में तल्खियां हैं उसी तरीके की तल्खियां अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जबकि सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। हालांकि दोनों की पार्टियां अलग अलग है, लेकिन आरोप लगाने वाले इसी तरीके का एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, पहलवानों के धरने में जाकर न्याय की मांग की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों आप लोग को याद होगा कि 2016-17 के बीच में मोदी सरकार ने जिस तरीके से नोटबंदी की थी लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो गई थी। दोस्तों लोगों को पैसे बदलवाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर जो नोटबंदी लाई गई थी, 2-2 के नोट जारी किए गए थे, जिसके बाद लोगों ने सवाल पूछा था कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा, काला धन कैसे खत्म हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है। उसके बाद दोस्तों अब ये जानकारी सामने आई है जहां पर बीते दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 2000 रुपए के डिनोमिनेशन के जितने भी नोट हैं उन सभी को बैंक के माध्यम से वापस लिए जा रहे हैं। इसके साथ में कहा गया है कि 2000 रुपए के जो नोट है वो लगातार बाजार में चलते रहेंगे, यानी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चलन से बाहर कर दिया जाएगा और इसके बाद नए तरीके के नोट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई दिक्कतें लोगों को ना हो, इसके लिए फैसला लिया गया है कि अगर कोई बैंक में जाता है 2000 के नोट लेकर तो 20,000 रुपए तक के वो ये नोट बदलवा सकता है ताकि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और मई 23 तारीख के बाद 20,000 के वैल्यू का 2000 का नोट जाकर बैंकों में जमा करवा सकता है और दूसरे नोट प्राप्त कर सकता है। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट शायद दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आरबीआई की ओर से और जानकारी देते हुए कहा गया है कि सितंबर 30, 2023 तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके बाद आगे कहा गया है कि 2000 रुपए के जितने भी नोट हैं उन्हें बदलने के लिए 19 रीजनल ऑफिसेस बनाए गए हैं। इसके साथ में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक के लोगों को आदेश दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से 2000 के किसी भी नोट को देना बंद करिए। यानी जनता कई दिनों से पूछ रही थी कि नोटबंदी के नाम पर यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, लेकिन बाद में 500 का नोट हटाकर 2000 का नोट लाया गया। इससे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये सवाल पूछा था लोगों ने दोस्तों, जिसके बाद अब आखिरकार सरकार को अपने फैसले पर बदलाव करना पड़ा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार से जब कर्नाटका में जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जिस अभियान में लगा हुआ हूँ कर्नाटका चुनाव से वो शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश है कि कर्नाटका के अंदर विपक्ष का एक भारी गठबंधन देखने को मिलेगा, बड़ा गठबंधन देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों गंगा सफाई के मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी दावा था माँ गंगा ने बुलाया है, 9 वर्ष के बाद असलियत है, माँ गंगा को बुलाया है, वोट बटोरने के लिए गंगा जी की आती याद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल विश्वासघात किया गया है, गंगा साफ के नाम पर जो वोट मांगा गया था वो वोट लिया तो गया है लेकिन उस वोट के एवज में कुछ काम नहीं किए गए, केवल विश्वासघात किया गया है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में चल रहे विवादों को लेकर बड़ा बयान दिया गया है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली के एलजी इस तरीके से चुनी हुई सरकार का अपमान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि एलजी और सरकार के बीच में लगातार घमासान मचा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले कोस्टल कर्नाटका के अंदर जब बीजेपी को तगड़ा झटका लगा तो उसके बाद अब बीजेपी के लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके
के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले पर एनालिसिस करना शुरू कर दिया है दोस्तों। दरअसल जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शपथ लेंगे तो दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्लेषण करने में व्यस्त हो गए हैं। तटीय कर्नाटका क्षेत्र में हिंदुत्व का फॉर्मूला कैसे फेल हो गया, बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष और आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बीच सुचारू कामकाजी समीकरण के बावजूद कोस्टल कर्नाटका की कई सीटों पर भगवा पार्टी का कुल वोट शेयर लगभग आधा हो गया। ये दोनों ही नेता संघ और मैसूर रीजन से आते हैं, जिनके इस क्षेत्र में इस तरीके की चीजें हुई है दोस्तों। इस रीजन में सीटों के मामले में बात करें तो बीजेपी जो पिछली बार 17 सीटें जीत कर आई थी 2018 में, इस बार 13 सीटों पर आकर सीमित हो गई है। कर्नाटका के तटीय क्षेत्र में 3 जिले हैं जिसमें 19 विधानसभा की क्षेत्र आती है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़ जिले की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को उत्तर कन्नड़ की 2 और दक्षिण कन्नड़ में 1 सीट गंवानी पड़ी है। न्यूज 18 के वोट शेयर के मुताबिक बीजेपी जीती हुई सीटों पर भी जनता का समर्थन खो चुकी है, यानी लगभग 20% का गिरावट बीजेपी के वोटों में हुआ है, जो जानकारी दी गई है दोस्तों। और भाजपा के लोग इससे ही चिंतित है क्योंकि कोस्टल कर्नाटका वो क्षेत्र है जहां पर हिंदुत्व को लेकर जबरदस्त बीजेपी एग्रेसिव दिखाई देती है, जिसे हिंदुत्व की लेबोरेटरी भी कहा जाता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कैबिनेट फेरबदल के तहत केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के एक दिन के बाद किरण रिजिजू ने शुक्रवार को इसे नियमित और सामान्य प्रतिक्रिया बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री का विजन का हिस्सा इसको बताया है। जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने आपको पनिशमेंट किया है, तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि यह पनिशमेंट नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। यानी दोस्तों किरण रिजिजू इसे एक विजन बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कर्नाटका में भाजपा की हार के बाद उन्हें इस पद से हटाया गया है। साथ साथ राजस्थान के जयपुर में दिए गए विवादित बयान को लेकर साध्वी प्राची ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को बचाना उनका धर्म है। राजस्थान की गहलोत सरकार या किसी राज्य की कांग्रेस की सरकार इसे लेकर उन पर मुकदमा कर सकती है। शुक्रवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साध्वी प्राची ने मीडिया से बात की है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर द केरला स्टोरी दिखाने के बाद दिए गए विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की विवादित रिहाई पर बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगा है। आपको बता दें कि बिहार में ये राजनीति का भी बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है दोस्तों। साथ साथ एक महाठग पकड़ा गया है जिसका नाम नीरज सिंह राठौड़ बताया जा रहा है, जो अपने आप को जेपी नड्डा का पीए बताकर विधायकों से लाखों रुपए लूट लिए। महाराष्ट्र में मंत्री बनाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। ठग नीरज सिंह राठौड़ गुजरात से पकड़ा गया। पहले किरण पटेल पकड़ा गया था दोस्तों, उसके बाद संजय शेरपुरिया पकड़ा गया था और अब नीरज राठौड़ नाम का एक ठग पकड़ा गया है, जिसके बाद लोगों ने बीजेपी के लोगों से इस पूरे मामले पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है दोस्तों। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। 28 महीने में बनकर हुआ है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया था। इसे गुणवत्ता के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है, जो जानकारी सामने आई है। ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और लोकार्पण करने के लिए आग्रह किया है, जिसके बाद 28 तारीख को कार्यक्रम किया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि कई सारे वरिष्ठ लोगों को बुलाया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन इसमें आता है, किस तरीके का कार्यक्रम होता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि अगर विपक्ष को एकजुट रखकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा चाहिए और प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा विपक्ष के लिए और कोई नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी को आगे करके ही नरेंद्र मोदी को चुनाव में शिकस्त दी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के कैबिनेट मंत्री एलजी साहब के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि एलजी साहब बाहर निकलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि 2 दिन बीत चुके हैं, सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल अभी तक साइन क्यों नहीं की गई और ये फाइल अभी तक क्यों नहीं भेजा गया सरकार को। दरअसल दोस्तों जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है उसके बाद से सरकार और एलजी के बीच में अभी भी संघर्ष जारी है। सारे मंत्री एलजी साहब से सवाल पूछने के लिए पहुंच गए और कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। सच दोस्तों ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। फिलहाल कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में एएसआई को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के आदेश दिए थे। हालांकि यह पता चल सके कि मस्जिद में जो संरचना थी वो शिवलिंग है या नहीं है, इसके लिए कार्बन डेटिंग कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अब कोर्ट की ओर से अभी इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक हम इस पर रोक लगाते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला आदेश कब आता है। सांसद प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें प्रभात गुप्ता हत्याकांड पर निचली अदालत की
आदेश को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने अजय मिश्रा टेनी को प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिया है, यानी प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को ये बड़ी राहत मिली है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले पर टेनी के खिलाफ याचिका दाखिल जरूर कर रही है, लेकिन क्या सच में उस तरीके से कोर्ट में जाकर डिफेंड किया जा रहा है या फिर सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है जैसा होना चाहिए? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सत्ता पक्ष के लोगों को जरूर देना चाहिए। दोस्तों साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी नेता ने बड़ा कारनामा किया है। 70 दिनों के अंदर 75 लाख में करोड़ों की जमीन हड़प ली है। जो जानकारी आई है उसके अनुसार ऐसा सुनने में आता है कि कोई करोड़ों की एक जमीन खरीदे और फिर 2 महीने के भीतर उसे महज कुछ लाख रुपए में बेच दे। उस स्थिति में संशय और ज्यादा बढ़ जाता है जब ये पता चला कि उक्त जमीन की कीमत कोई करोड़ों रुपए बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका लैंड यूज बदल कर कॉमर्शियल हो चुका है, वह भी सिर्फ 19 दिन में। आम आदमी के लिए ये सोच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तुआर हैं तो आपके लिए कुछ भी संभव है। नीरज साल 2016 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल ओएसडी के तौर पर चुने गए थे, नियुक्त किए गए थे और अक्टूबर 2022 तक इस पद पर रहे। देखते ही देखते वो हरियाणा में एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के करीबी बनकर उभरे हैं। उसके बाद दोस्तों 9 एकड़ जमीन खरीदने का यह पूरा मामला है और उसका स्टेटस बदलकर कमर्शियल करने के बाद करोड़ों की यह संपत्ति बनाने का पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर न्यूज लॉन्ड्री की ओर से रिपोर्ट छापी गई है। देखते हैं बीजेपी की सरकार और हरियाणा बीजेपी के लोग इस पर क्या जवाब देते हैं। साथ साथ दोस्तों आर्यन खान केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व एंटी ड्रग्स अधिकारी समीर वानखेड़े और बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। ये चैट उस समय में आया जब आर्यन खान को ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीबीआई समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच कर रही है। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान की रिहाई के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रचने का आरोप है। अब सीबीआई के सामने समीर वानखेड़े ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चैट जारी किया है। अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में समीर वानखेड़े ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक याचिका दायर की है। याचिका में टेक्स्ट बातचीत के स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं। दोस्तों उन स्क्रीनशॉट के ऊपर शाहरुख खान का नाम लिखा हुआ है। समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त शाहरुख खान की मदद की थी। उन्होंने शाहरुख खान से बात करके आर्यन के साथ नरमी बरती थी। शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को कई मैसेज किए थे, ये दावा किया गया है। शाहरुख खान ने समीर से बार बार मैसेज में इस बात का जिक्र किया था और गुजारिश की थी कि आर्यन खान को जेल में न रखा जाए, उनके बेटे के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। शाहरुख खान ने वो मैसेज लिखा था कि प्लीज मेरे बेटे को जेल में मत रखो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, वो टूट जाएगा। इस तरीके का दावा किया गया है दोस्तों कि शाहरुख खान ने ये मैसेज भेजा था। देखते हैं शाहरुख खान की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। पप्पू यादव बोले, कहा बीजेपी भी कमाल की पार्टी है, हारती है पर आदत नहीं छोड़ती है। सीबीआई उसके घर की मुर्गी हो गई है। एमपी में हारे तो डीजीपी ऋषि शुक्ला को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। महाराष्ट्र में हारे तो फिर वहाँ के डीजीपी सुबोध जायसवाल को सीबीआई थमा दिया गया। अब कर्नाटका में हारे तो डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई की जिम्मेदारी दे दी गई है। साथ साथ दोस्तों 10 विधायकों ने फिर से मणिपुर के अंदर अलग प्रशासन की मांग को दोहराया है। आपको बता दें कि चिनकुकी मिजो जोमी हमार समुदाय से आने वाले मणिपुर के 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिए एक ज्ञापन में कहा है कि हिंसा के बाद उनके लोगों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास खो दिया है। इन विधायकों में बीजेपी के 7 विधायक है। कांग्रेस पार्टी ने हिंसा के बारे में बयान देते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों और ऐसे में मणिपुर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम बनाई है। उस टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले पर कई और आरोप लगाए हैं और फैक्ट फाइंडिंग के दौरान कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। साथ साथ बीजेपी के लोगों से जवाब देने के लिए कहा गया है। दोस्तों वहीं पर मणिपुर के अंदर अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कर्फ्यू अभी भी हटा नहीं है, इसे बढ़ा दिया गया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया जा रहा और इंटरनेट सेवाओं को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या बीजेपी की सरकार स्थिति को संभाल नहीं पा रही है? अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों वहीं पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक पंगत में सेवा करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने एक तस्वीर शेयर की है, एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनुराग ठाकुर लोगों को पानी बांट रहे हैं। पंगत में पानी बांटने के दौरान उन्होंने जूते पहन रखे हैं। सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा अनुराग ठाकुर जूते पहनकर कभी पंगत की सेवा नहीं होती, आपने पंगत में बैठे लोगों का अपमान किया है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका में बीजेपी की हार को लेकर दुनिया भर के देशों के अखबारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर आरटी ने लिखा कि करिश्माई नेता मोदी की छवि को कर्नाटका चुनाव में मिली हार से नुकसान पहुंचा। आरटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि करिश्माई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के बढ़ते ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक टकराव के बीच 2014 से भारत में सत्ता में है। हालांकि कर्नाटका चुनाव में हार से अपने दम पर वोट जुटाने वाले नेता
के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके से दोस्तों तुर्की के मीडिया में लिखा गया कि यह चुनाव कांग्रेस को देश भर के अंदर अपने राजनीतिक प्रभाव को फिर से हासिल करने में मदद पहुंचाएगा। PRT वर्ल्ड ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बीजेपी चुनावों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर रहती है और हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन इस बार कर्नाटका की जनता ने तगड़ा झटका दिया है। साथ साथ कतर के एक न्यूज में लिखा गया, अल जजीरा में लिखा गया कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार थी, अब उसकी सरकार वहां से भी चली गई है। कुल मिलाकर दुनिया भर के न्यूज अखबारों की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। दोस्तों सऊदी मीडिया के अखबार अरब न्यूज ने नरेंद्र मोदी के करिश्मे को कम होता बताया है। इसी तरीके से और भी दुनिया भर की रिपोर्ट ने कर्नाटका के चुनाव के रिजल्ट के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुल मिलाकर दोस्तों कर्नाटका चुनाव का मैसेज दूर तक गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।